कोरोना वायरस की वजह से पैनिक तो हर जगह पे है, लेकिन क्या कोरोना वायरस पे हम अच्छे तरीके से लोगों को मशवरा दे पा रहे हैं? एजे रिसर्च एंड फार्मा के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया है। कोरोना वायरस है क्या? ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस है, किसी को डायग्नोज हो गया तो उसकी कंफर्म डेथ है, ऐसी बात नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि पेशेंट को अगर जरा सी छींक भी आई है वो आ जाता है कि मुझे कोरोना है। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लेवल पे उतना पैनिक नहीं है जितना मीडिया ने किया हुआ है। अच्छी बात है, उन्हें बताना चाहिए लोगों को। लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। डॉक्टर सिर्फ कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दें। सब कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना, सब कुछ डॉक्टर्स ने नहीं करना, लोगों ने भी करना है, मैस ने खुद करना है। AJ Research and Pharma is a responsible pharmaceutical company operating in Pakistan. We are about to start a program by the name of AJ Health Point. इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपना एक हम्बल कंट्रीब्यूशन कर सकें इस सोसाइटी में, इस हेल्थ केयर सिस्टम में, या कि इसका टोटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो सके। बहुत से प्रोग्राम आप देखते होंगे टेलीविज़न पे जो कि हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, मगर बहुत कम प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो सारे की प्लेयर्स को एड्रेस करते हैं। When we talk about a disease, there are a number of myths related with the disease. When we talk about patients, they have their own problems. Then there are doctors, there are hospitals, there are pharmacies, and there are pharmaceutical companies manufacturing, distribution networks हैं, और गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनकी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होती हैं। जब तक इन सब सिस्टम्स को अच्छी तरह से समझा ना जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा ना जाए, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, हम उसको का कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ऑल द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द हेल्थ केयर साइकिल। The idea of this program is to provide you solutions by talking to experts in the relevant fields. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर महमूद प्रोग्राम हेल्थ पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि आज का जो मौजू है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मौजू पे पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है, यूनिवर्सल क्राइसिस है। पूरी आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ पहले बंद हुई, स्कूल्स बंद हुए, इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, और अब ये टाइम आ गया है कि आपके शॉपिंग मॉल्स बंद होना शुरू हो गए। क्वारंटाइन लोगों ने डेवलप की, उसका नुकसान ये हुआ या फ़ायदा कह सकते हैं, लेकिन मैं जनरल जो पहले आज से पहले जो सिचुएशन थी उसके वर्सेस कह रहा हूँ कि लोग लोगों से मिलने से कतराते हैं, मजहबी इज्तिमात नहीं हो रहे। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की, जो इस वक्त पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा रहा है। कोरोना के ऊपर इतनी बात हो चुकी है कि मुझे लगता है हम में से हर बंदे को ये पता है ये कोरोना वायरस है क्या, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता, इसलिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बिट्स एंड पीसेस में आती है, और हर बंदे ने अपने मुताबिक ना सिर्फ उस वायरस की बात करनी होती है बल्कि उसके तदारुक की, उसके ट्रीटमेंट की, वो तमाम चीज़ें उनको अपनी सहूलत के मुताबिक करनी होती हैं। लेकिन एजे रिसर्च एंड फार्मा के प्लेटफॉर्म से हम आपको आज बताएंगे ये कोरोना वायरस है क्या और इसकी हम कैसे बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि इस मुल्क में जहां हर दिन एक्सपोनेंशली पेशेंट बढ़ रहे हैं हम उनको कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है हमारे यहाँ पे एक गुलाब देवी हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है जिसमें सबसे ज़्यादा चेस्ट के पेशेंट आते हैं। यूँ समझिए कि 95% चेस्ट के पेशेंट आएंगे, बाकी जो भी पेशेंट होंगे उनमें प्री एग्जिस्टिंग ज़रूर चेस्ट की डिजीज़ होंगी। इसका मतलब ये है कि ये वो पेशेंट हैं, इनमें अगर कोरोना अल्लाह ना करे हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पेशेंट में रिपोर्ट होगा। वहीं से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नादिया बशीर ने, जो वहाँ पर प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियन है। हम आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस आपने भी सुना, हमने भी सुना, आप मुझे बताइए ये कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस आप लोगों ने, ये एक वायरस है, वायरस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि ये बहुत कोई हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस है, किसी को डायग्नोज हो गया तो उसकी कंफर्म डेथ है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पेशेंट आता है उसके डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आता है। फ्लू होता है पेशेंट को, पेशेंट लेथार्जिक होता है, ठीक है, फीवर के साथ आता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी अल्टीमेटली अगली स्टेज देखते जाएं तो निमोनिया के साथ फीवर ज़्यादा हो जाता है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं।
लेकिन अगर हम लोग हॉस्पिटल सेटअप की बात देखें ना, आजकल क्या हो रहा है कि पेशेंट को अगर ज़रा सी छींक भी आई है वो आ जाता है कि मुझे कोरोना है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना का जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा आपको ना इसकी अक्रेंस बताती हूँ कि ये हुआ क्या है। इसमें यह कि स्टार्ट बेसिकली हुआ चाइना के एक प्रोविंस वुहान से। वहाँ पर डिफरेंट एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। जो हमारा वायरस है ना, वायरस डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर चेंज करता है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि इसके अंदर जो वायरस है, ये वायरस ह्यूमन से एनिमल की बॉडी के अंदर जाता है और एनिमल से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आता है। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग एक चीज़ के हैबिचुअल नहीं होते ना, किसी भी चीज़ के, तो क्या होता है, हमारे लिए एक बड़ी अजीब बात होती है। हमारी बॉडी अभी इस वायरस से हैबिचुअल नहीं थी। ये वायरस जब इस बॉडी के अंदर आया तो हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से भी ये थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुई है कि पेशेंट्स की डेथ हो रही है। मैं आपको कथा कलामी की माजरत, यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो हराम फूड खाते हैं, यानी लाइक बैट सूप से और इस तरह से आया है। अब वक्त के साथ साथ हमने देखा मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या इसका कोई कोरिलेशन था या अब ये भी ख़त्म हो गया है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये खाने की वजह से नहीं हुआ कि हराम फूड खाया है उसकी वजह से हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये एयरबोर्न डिजीज थी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बैट्स, रैट्स से, ठीक है। उन जिस तरह उन्हें खांसी हुई तो वो ड्रॉपलेट्स गए इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। वहाँ से उस पॉपुलेशन, वो जो वुहान प्रोविंस था, वहाँ के लोगों के अंदर चला गया ये, ठीक है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने खाया था बैट्स का कोई मीट वगैरह, इस तरह की चीज़ उन्होंने खाई है, मतलब है ये जस्ट एक मिथ है। और अंडरस्टैंडेबल जो सिचुएशन है वो ये है कि ये अब मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या वी आर रेडी टू फेस दिस क्राइसिस? मैं इस वक्त जानता हूं कि इकोनॉमी, आप भी जानती हैं और जनरल पब्लिक भी जानती है कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, हमारी नहीं पूरी दुनिया की। हेल्थ प्रोफेशनल्स रेडी हैं क्या इसको काउंटर करने के लिए? आपने ऐसी क्या मेजर्स लिए हैं जिससे आपको लगता है कि यस वी कैन केटर इट? अच्छा, अभी तो जाहिर सी बात है, एक नई चीज़ थी, कोई भी बंदा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। लेकिन एक ये बड़ी फॉर्चुनेट से ये चीज़ हुई है कि ये इसकी जो स्टार्ट हुआ है ना, चाइना से हुआ है। चाइना बड़ा डेवलप कंट्री है और ये बड़ा एक अच्छा है कि उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने 2 से 3 हफ्ते के दरमियान ही इस चीज़ को डायग्नोज कर लिया ये क्या चीज़ है। उसके रेलिवेंटली अगर हम लोग ये देखेंगे, पाकिस्तान जैसे या किसी भी अंडर डेवलप कंट्री के अंदर ये चीज़ होती तो वर्ल्ड वाइड ये चीज़ फैल जाती, लेकिन पता ना चलता ये क्या है। पेशेंट जब आपके पास आता है तो फ्लू का पेशेंट तो फ्रॉम एजीज आ रहा है। मैं कल देख रहा था एक जगह कि ये शायद 1918 के अंदर एक वबा की तरह फैला था, जैसे आज ये पेंडेमिक है। तो ये बताइए कैसे आप आइसोलेट करेंगी इन्फ्लुएंजा के पेशेंट को, नॉर्मल फ्लू के पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट को और कोरोना वायरस के पेशेंट को? अच्छा, इसमें यह कि इन्फ्लुएंजा वायरस जब था, ये भी अपने लेवल पे बड़ा डेंजरस वायरस आया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोग को ना इसका एक हिस्ट्री छोटी सी बताती हूँ कि 2004 के अंदर एक सार्स वायरस आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आपको पता होगा। हाँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा इसी तरह हाइप क्रिएट हुई थी और उसकी वैक्सीनेशन और उसको डायग्नोस करने में ही 4 से 5 महीने लग गए थे, ठीक है। तो उसको डायग्नोसिस के बाद उसकी सारी वैक्सीनेशन, उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई थी। अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने भी शायद मीडिया ने भी सुना होगा, मर्स नाम का एक वायरस, कोरोना वायरस की ही शक्ल थी उसकी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो सऊदी अरेबिया के अंदर था, 2012 के अंदर आया। वो सेम यही वायरस था, इसी तरह उसकी हाइप्स क्रिएट हुई। उसके अंदर डेथ रेट देखा जाए ना अगर, तो उसमें हमारे पास जो डेथ रेट आया 35% था। सार्स जो 2004 में था, हाँ जी ऐसा ही है, 2004 में जो सार्स था उसमें डेथ रेट था 20%। और उसके रेलिवेंट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो कोरोना जो अभी आ रहा है, ठीक है, कोविड-19 के नाम से जो है, तो इसके अंदर डेथ रेट 2 to 3% है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, हमें ना पता होता तो कोई मसला नहीं था, अब हमें पता चल गया तो हम लोग डर गए हैं। तो इसको अगर पुटिंग इट द अदर वे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लेवल पे उतना पैनिक नहीं है जितना मीडिया ने किया हुआ है। इज इट राइट? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मीडिया भी, मैं ये नहीं कहती कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया, अच्छी बात है, उन्हें बताना चाहिए लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ लोग आ रहे थे उनके साथ ये प्रॉब्लम था। अब तो नेटिव्स में भी, आज के दिन की न्यूज़ थी कि नेटिव्स में भी निकल के आ रहा है। इसका मतलब है ट्रांसमिशन लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि शायद बहुत बड़ा क्राइसिस हेल्थ सेक्टर में भी आएगा? हाँ, ऐसा भी है। अगर हम लोग कहें ना कि हाइप्स क्रिएट हुए, हाइप्स एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिविटी भी
नहीं है कि हम लोग उससे डर के एटलीस्ट हम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो करेंगे। अगर हम लोग उस प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हैं ना, तो हम ये जो चेन लाइक प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है डॉक्टर के लेवल पे, पेशेंट के लेवल पे, बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल? अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैस गैदरिंग से अवॉइड किया जाए। ठीक है, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे काम कर रही है, मार्केट्स बंद हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लोग उस चीज़ को भी नेगेटिवली लेके जा रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि मैस गैदरिंग को हम लोग कम करें, ह्यूमन टू ह्यूमन हैंड शेकिंग को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। ठीक है, अगर आप लोग कोई डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें, मेटल्स के ऊपर ये रिटेन करता है ये वायरस बहुत ज़्यादा देर के लिए, ज्वेलरी जो होती है उसके ऊपर रिटेन कर रहा है, उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर रिटेन करता है। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, हैंड वॉश कर लें, तो हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, बहुत एक जिसको कहते हैं इस कौम की दुखती रग पे हाथ रखा हाँ, है, ऐसा ही है। मुझे भी आइडिया है। में आपने देखा होगा कि विद इन नो टाइम इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है कि आपको मिलता ही नहीं हैंड सैनिटाइज़र। अच्छा, कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं इंटरनेशनली, WHO कहता है, CDC की गाइडलाइंस हैं कि आप वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसमें एथेनॉल की वॉल्यूम टू वेट जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट मस्ट बी मोर देन 60% और वॉल्यूम टू वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन 70% है। इसका क्या रोल है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आम जो मार्केट में अवेलेबल हैं सैनिटाइजर्स जिनमें कम है एथेनॉल की क्वांटिटी, उससे क्या नुकसान होगा? इसमें यह है कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उनको किल करने के लिए हमें ये जो जब WHO के अकॉर्डिंग भी ये वाली जो है हमें इतना वॉल्यूम चाहिए होता है। इस वजह से आप लोगों ने जब भी हैंड सैनिटाइजर लेना है तो इस चीज़ को देखना होता है कि उसके अंदर कितने % है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लाजमी नहीं है कि हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो कोरोना वायरस मुझे लाजमी होगा, आजकल इस तरह भी हो रहा है। तो एक छोटा सा मैं आप लोग को एक टोटका ही बताती हूँ, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा लोगों के लिए। स्प्रिट लें आप लोग, ठीक है, एलोवेरा जेल लें, थोड़ा सा पानी लें, उसको मिक्स करके अपने पास जार में रख लें। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने काम किए, कोई चीज़ यूज़ की है, मोबाइल यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन के बाद आप लोग उसे आप एक हैंड मॉइस्चराइजर भी हो जाएगा और जर्म किलर भी हो जाएगा, और आपके लिए बड़ा एक हैंड हाइजेनिक भी हो जाएगा ये ट्रीटमेंट जो है। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने देखा कि जहाँ से ये स्प्रेड शुरू हुआ था या जहाँ से चाइना से इनिशिएट हुआ था, अब उनके पास नया पेशेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उन्होंने इसके इंसिडेंस को भी रोक दिया है और इसके स्प्रेड को भी रोक दिया है। अब मुझे ये बताइए, इस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं जो इस तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है पाकिस्तान आपको मैंने बताया ना, इस चेन को हम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, तो जैसे ही हम उस ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट को ब्रेक करेंगे तो ये चेन ब्रेक होती जाएगी। कैसे होगा? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए एक आसान तरीका ये बता दीजिए कि कैसे ब्रेक किया। आपने हैंड सैनिटाइजर की बात कर ली, आपने ये बता दिया कि आइसोलेशन वार्ड्स होंगे, एक बंदे को डायग्नोज हो गया है, अब उसकी पूरी फैमिली है, सारी फैमिली एट रिस्क होगी, क्या उनके साथ किया जाए, हाउ टू ट्रीट देम, आई मीन सोशली कैसे ट्रीट किया जाए और एज हेल्थ प्रोफेशनल कैसे ट्रीट किया जाए? अच्छा, इसको ये है कि हम लोगों ने अभी तक हमारे पास एज अ हेल्थ प्रोफेशनली मैं देखूं तो हमारे पास अभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, अगर फ्लू है तो फ्लू का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, डायरिया हो गया तो डायरिया का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पेशेंट को हेडेक है, फीवर है तो हम लोग वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि हम लोग वायरस के खिलाफ क्या करें, उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर रहे, उसको कवर किसने करना है, हमारी बॉडी ने करना होता है। ठीक है, हम लोग एज अ हेल्थ प्रोफेशनल लोगों को ये कहते हैं कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, अपनी डाइट को अच्छा करें। इम्यूनिटी कैसे? इम्यूनिटी को हम लोग अपने डिफरेंट डाइट्स को अच्छा करें। कोई रिकमेंडेशंस हैं आपकी? हाँ, डिफरेंट आप लोग मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, इम्यूनिटी वगैरह को बूस्ट अप करने के लिए। डाइट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आप जितना हाइजेनिक की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करोगे। ठीक है, और एज अ पाकिस्तानी आप लोग को एक अच्छी चीज़ भी बताऊँ, हमारा जो पाकिस्तान है ना, ये एक यंग कंट्री के अंदर आता है। ठीक है, यंग कंट्री मीन कि इसके अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारी यंग जनरेशन है। तो ये जो वायरस है ये यंग जनरेशन को अफेक्ट तो कर सकता है, लेकिन उस यंग जनरेशन की जो इम्यूनिटी लेवल है वो बड़ा हाई होता है। ठीक है, जिसके अंदर इम्यूनिटी लेवल हाई है वो इस चीज़ को ईजिली आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, इस चीज़ को वो कोप अप भी कर जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो मोर्टेलिटी रेट हमारा देखने में आ रहा है ये एल्डरली पेशेंट के अंदर आ रहा है या चिल्ड्रन के अंदर आ रहा है। ठीक है, अभी तक वैसे चिल्ड्रन के अंदर कोई कंफर्म डेथ नहीं हुई है। ये WHO के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि यंग जनरेशन को ये डेथ नहीं कोज कर रहा।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, अगर आप ओपीडीज इमरजेंसीज में देखते हैं, बूढ़े लोग नहीं आते, यंग लोग ज्यादा आए होते हैं, और यंग लोग तो उन्हें जगह भी नहीं दे रहे होते टेस्ट करवाने की, ठीक है। तो उन्हें नहीं मिल रही होती, तो यंग लोग तो इस चीज को कर जाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाए। आप लोग बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल्स इस वक्त क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कई दफ़ा मैंने सुना है, बल्कि आजकल ये काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि जी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं पाकिस्तान में। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हॉस्पिटल बगैर डॉक्टर के और डॉक्टर पेशेंट को चेक ना करे, तो इससे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कैसे, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप एज हेल्थ प्रोफेशनल देख रहे हैं? आप मुझे बताएं कि अगर हम आर्मी को भेज रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उसको हम लोग असला नहीं दे रहे, उसको हम कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो जाएगी कभी? वो यही कहेगी ना कि मैं जाके क्या करूंगी वहां पे। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भी अभी यही कंडीशन आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, और उन्होंने विदाउट ट्रीटमेंट किट्स के, प्रोटेक्टिव किट्स के भी काम किया हुआ है, और वो ये भी नहीं कह रहे कि हम लोगों को किट्स ना प्रोवाइड की जाएंगे तो हम लोगों को नहीं देख रहे। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे भी घर हैं, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो हम में भी तो हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वार्ड्स में काम कर रहे हैं तो वायरस को पता है ये डॉक्टर है, इसको नहीं करना, हमने इसको ही करना है, ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो डॉक्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं? डॉक्टर्स सिर्फ कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दें, हमें हमारा असला तो दें जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकें। क्या देख रही हैं तो आप पहले मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कोई गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और मैं आपके साथ हूँ इस पे, क्योंकि जाहिर है जिसने पहले, सबसे पहले कांटेक्ट करना है पेशेंट को, अगर हम उससे ही सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो कैसे कर सकेंगे? तो अंडरस्टैंडेबल है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में कहाँ देख रही हैं आप इसके डिजीज टॉल को, डेथ टॉल को कहाँ देख रही हैं पाकिस्तान में? अच्छा, इसमें यह है कि अगर तो हम लोग इस चीज़ को, इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन हम बिल्कुल बहुत कम कर देते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि लोग हमारा साथ नहीं देते, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट को ऐसे करे, सब कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना, सब कुछ डॉक्टर्स ने नहीं करना, लोगों ने भी करना है, मैस ने खुद करना है। जब मैस खुद काम करेगी तो फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन को कम करना है, हाइजेनिक रहना है। आपको भी पता है, हम एज अ मुस्लिम देखें तो सफाई निस्फ़ ईमान है, तो अगर हम एज अ मुस्लिम ही इस चीज़ के ऊपर जब वर्कअप स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग सफाई पसंद हो जाएंगे, हाथ को धोएंगे, वजू करें, नमाज पढ़ें, तो इस चीज़ से हम ऑब्वियस है साइड पे होते चले जाएंगे, चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एक मिथ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मिथ ये है कि आने वाले दिनों में गर्मी पाकिस्तान में बढ़ेगी तो गर्मी से ये वायरस किल हो जाता है। आप समझती हैं ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है, या हम ये भी कह सकते हैं पॉसिबल है कि चूंकि हमारे पास ये बहुत अर्ली इंसिडेंस है, ऐसा कुछ होता है? आप समझती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में कि जो सर्वाइव नहीं कर पाते गर्मियों में, वो तो हमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बैक्टीरिया के केस में तो ऐसा है, वायरस के केस में कभी सुना नहीं ऐसा। आप क्या कहती हैं? अच्छा, ऐसा ही है कि ये एक मिथ है, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। अगर ये रियलिटी होती ना, सिंगापुर में देखें, थाईलैंड में देखें, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर भी ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो हम होप लगा के बैठे हैं, अगर हम वो तमाम मेजर्स नहीं लेंगे जो मेजर्स हमें कही गई हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से या हमें कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से, तो इसका मतलब है बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए सर्वाइव करना, इस उम्मीद पे बैठना, एक और उम्मीद लगा के कि गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये डेथ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने सुना आज का प्रोग्राम। मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन जो हमारे दरमियान मौजूद थी, इस डिस्कशन के बाद हमारे जहनों में क्लियर हो गई होगी। हम डेफिनेटली आगे जो प्रोग्राम्स में आएंगे, ये एक ऐसा हॉट इशू है कि इस पे एक सीटिंग काफ़ी नहीं है। इस प्रोग्राम से मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिए। मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की। हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट। AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.